बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हुज नेम इज़ एंजाइम। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंजाइम के बारे में और उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कुछ केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? एंजाइम्स। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। उसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। और इसके अलावा ये हर किस्म के रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में एंजाइम एक ही एंजाइम होगा, नहीं, हर एंजाइम मुख्तलिफ स्पेसिफिक रिएक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है। तो एंजाइम के बगैर रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होगी, और इतनी कम स्पीड के साथ अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा तो लाइफ को इम्पॉसिबल कर देगा। तो लाइफ पॉसिबिलिटी सिर्फ इस वजह से है कि रिएक्शन तेज़ी से हों। एंजाइम की कंपोजिशन की तरफ अगर हम देखें तो चूंकि मैंने अभी बात की है कि एंजाइम्स प्रोटीन हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉइल होंगे और क्या बनाएंगे? एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है, और प्रोटीन पहले लीनियर फैशन में अरेंज होगी प्राइमरी लेवल पे, फिर वो सेकेंडरी लेवल में उसकी फोल्डिंग होगी, फिर टर्शरी लेवल में वो मज़ीद फोल्ड होगी। और वो कौन सी प्रोटीन होगी टर्शरी लेवल की? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल्स में हमने एंजाइम पढ़ा था। तो ये वही एंजाइम्स हैं जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, इनमें 100 ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी इनकी करैक्टरिस्टिक है कि ये कैटालाइसिस करती हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती हैं। तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि पूरे एंजाइम्स में है, यानी जितना बड़ा एंजाइम है वो पूरा का पूरा एंजाइम ही रोल प्ले कर रहा है स्पीड अप करने में किसी रिएक्शन को, नहीं, बल्कि पूरे एंजाइम का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी केविटी ऐसी है जो पूरी कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। यानी पूरे एंजाइम का एक छोटा सा हिस्सा बड़ा अहम है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में। तो वो छोटा सा हिस्सा, वो छोटा सा पोर्शन क्या होगा? एक्टिव साइट होगी। जिस तरह पूरा एंजाइम अमीनो एसिड का बना हुआ है, तो वैसे ही एक्टिव साइट भी कुछ ख़ास अमीनो एसिड की बनी हुई होगी। उसके अलावा हम एंजाइम को यूज़ कहाँ पे कर रहे होते हैं? एक रिएक्शन में। रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होती हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स होती हैं, और सेंटर में एक एरो शो कर रहा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट जिनमें या ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो एंजाइम पहले रिएक्टेंट के साथ क्या करेगा? अटैच होगा। तो ऐसे रिएक्टेंट जो एंजाइम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, उस रिएक्टेंट को आप क्या कहोगे? सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट हैं वो पहले एंजाइम के साथ जुड़ेंगे, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ेंगे, एक चंद अमीनो एसिड के साथ जुड़ेंगे वो सबस्ट्रेट, और उसके अलावा जब वो जुड़ जाएंगे तो वो पूरे के पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। यानी पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के कुछ एरिया से जुड़ेगा, तो जिस एरिया से जुड़ेगा आप उसको क्या कहोगे? बाइंडिंग साइट। जैसे ही बाइंडिंग होगी पूरे एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा अहम जो वर्ड है वो डिस्कस हो रहा है, कोफैक्टर्स। तो अभी हमने बात की कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, यानी एक प्रोटीन एंजाइमेटिक फंक्शन कर रही है, रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो सिर्फ प्रोटीन होने के साथ साथ रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट की भी ज़रूरत होती है अपने आप को एक्टिव करने के लिए। तो कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होती हैं और कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीनियस पार्ट की ज़रूरत होती है, जिसे कोफैक्टर कहते हैं, और एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लाजमी होता है कि वो कोफैक्टर साथ अटैच्ड हो। तो एक एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में जुड़ता है तो एक पुल का काम करते हैं ये कोफैक्टर, जिनको आप क्या कह रहे हो? ब्रिज कह रहे हो, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो है वो इस काबिल हो जाता है एंजाइम कि वो रिएक्शन को कैटालाइसिस की तरफ ले जाए। अच्छा जी, अब जो कोफैक्टर्स हैं वो तीन तरह के हैं। कुछ फैक्टर्स जस्ट मेटल के आयंस होते हैं, तो जो कि एक्टिवेट कर रहे होते हैं एंजाइम को, इनको आप एक्टिवेटर कहते हो।
कुछ जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर क्या है, अभी मैंने कहा है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट हैं, तो मेटालाइंस भी क्या हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास कोफैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं और वो टाइटली अटैच्ड हैं एंजाइम के साथ, जिनको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हो। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि लूजली अटैच्ड हैं, ऑर्गेनिक हैं और वो लूजली अटैच्ड हैं प्रोटीनियस पार्ट के साथ, तो उनको आप क्या कहोगे, को एंजाइम। तो कोफैक्टर 3 तरह के हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हो। मेटालाइंस, जिस तरह से मैग्नीशियम है, उसके अलावा आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये आपके पास डाइवैलेंट हैं मेटालाइंस, और ये मेटालाइंस डिटैचेबल हैं, यानी अलहदा भी हो जाती हैं और फिर जुड़ भी जाते हैं। इनऑर्गेनिक आइंस हैं और ये एक्टिवेटर का काम कर रहे हैं। सबस्ट्रेट मालिक्यूल जब तक पूरी एंजाइम के एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा तब तक एंजाइम अपना काम शो नहीं करेगा। ये स्लाइड स्टूडेंट आप देख सकते हो, जो ब्लू बॉक्स है ये एंजाइम का मालिक्यूल है और उसके अंदर जो गढ़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये उसका एक्टिव सेंटर यानी एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट पहले हमने बात की सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ती है, तो ये ग्रीन आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है जो कि एक्टिव साइट के साथ जुड़ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि काम उस वक्त करेगा जब उसे नॉन प्रोटीनियस पार्ट की जो है वो मिलेगा। तो ये जो आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है कोफैक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। तो जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट मिलेगा तभी सबस्ट्रेट अटैच्ड होगा। जब बाइंडिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद बाइंडिंग साइट के बाद कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिव होती है और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्ट में। तो ये एंजाइम और उसके कोफैक्टर्स का जो है वो स्लाइड है और ये रीयूजेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंज्यूम होते हैं। उसके अलावा दूसरी बात मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट यानी कोफैक्टर कोवलेंटली टाइटली अटैच्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली अटैच्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा, को एंजाइम। तो कोफैक्टर किसके साथ अटैच्ड हो, लूजली या टाइटली, यस प्रोटीनियस पार्ट के साथ। यानी कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, जब वो एंजाइम के प्रोटीनियस पार्ट के साथ जुड़ेगा, अगर वो टाइटली जुड़ रहा है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, अगर वो लूजली जुड़ रहा है तो वो कोएंजाइम है। तो लूजली जुड़ने वाले हमारे पास जो ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स होते हैं वो वाइटामिन्स होती हैं, वाइटामिन्स जो कि रॉ मटेरियल का काम करती हैं कोएंजाइम बनाने में। उसके अलावा वाइटामिन्स की बहुत थोड़ी सी मिकदार चाहिए, कोएंजाइम की थोड़ी सी मिकदार चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह एंजाइम बार बार इस्तेमाल होते हैं, खर्च नहीं होते, वैसे कोएंजाइम भी बार बार यूज्ड होते हैं, ये भी खर्च नहीं होते, जस्ट ये रोल प्ले करके वापस एंड ऑफ द रिएक्शन पे वापस मिल जाते हैं। एक एंजाइम जब अपने कोएंजाइम के साथ या कोफैक्टर के साथ जुड़ता है, यानी एक एंजाइम अगर अपने कोएंजाइम के साथ या प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ता है, एक एंजाइम अपने कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ अगर नहीं है तो वो क्या होगा, वो एंजाइम एपो एंजाइम होगा। यानी एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट जब उसको नॉन प्रोटीन पार्ट अभी नहीं ज्वाइन कर रहा, वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। दोबारा से स्टूडेंट मैं इसी बात को रिपीट कर लूँ कि एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोएंजाइम मौजूद नहीं है, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद नहीं है, उसका मेटल एक्टिव आयन मौजूद नहीं है, वो क्या होगा, एपो एंजाइम। जब वो अपने वही एपो एंजाइम जब प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम काम नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा, और जब उसके साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट आएगा वो होलो एंजाइम बन जाएगा। उसके अलावा कई एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होती हैं, कुछ एंजाइम कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच्ड होती हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है वो वहाँ पे जो है वो पहुँचते हैं उस जगह पे जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो उसमें जो एंजाइम यूज़ होंगे वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे, और इस तरह अगर आप रेस्पिरेशन के एंजाइम को देखते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। हाँ, कुछ एंजाइम जो हैं आपको प्रोटीन की तैयारी में चाहिए होते हैं, तो वो राइबोसोम्स का एक अहम हिस्सा बने हुए होते हैं। तो ये आपके पास एक राइबोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स जुड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं स्टूडेंट जिसमें आपको एंजाइम्स की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। उसके अलावा एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक हैं। पहली बात, प्रोटीन ने नेचर हैं। कौन सी प्रोटीन, लास्ट लेक्चर में हमने 2 तरह की प्रोटीन सीखी थी, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फिब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में अहम होती थी और ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करने में। तो एंजाइम चूँकि फंक्शन के साथ लिंक है इसलिए क्या होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे। सेकंड, इसकी करैक्टरिस्टिक में आप देख सकते हो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं।
लेकिन उसमें खुद खर्च नहीं हो रहे, तो बग़ैर अपने आप को यूज़अप किए ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तीसरे पॉइंट में इनका होना या ना होना किसी भी प्रोडक्ट की नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करता, यानी अगर एंजाइम किसी रिएक्शन में है तो प्रोडक्ट की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथी बात कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम ही क्या होता है, काफ़ी होता है, एनफ होता है किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। उसके अलावा एक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक सिंगल एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा या मिलते जुलते रिलेटेड रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, यानी जिस मीडियम में एंजाइम काम कर रहे हैं उस मीडियम का पीएच, टेम्परेचर में कोई भी अगर चेंज आए तो ये फ़ौरन उसका अफेक्ट लेंगे, यानी पीएच और टेम्परेचर अगर मुनासिब नहीं है इनकी वर्किंग के लिए तो ये डी नेचर हो जाएंगी, यानी अपनी एक्टिविटी पावर खो देंगे। हाँ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अगर आप कम या ज़्यादा कर रहे हो तो वो भी एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क डालेगी। उसके अलावा कुछ एंजाइम, जिस तरह मैंने बात की कि कुछ एंजाइम अकेले काम करते हैं, प्रोटीन है, और कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी चाहिए होता है काम करने के लिए, यानी को फैक्टर भी उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कैसे करते हैं? देखें स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो एंजाइम हैं जब किसी रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, जिससे रिएक्शन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो ये एंजाइम थे। मज़ीद इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।